जय हिंद दोस्तों। आज हम कंपनी की डेफिनेशन और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी होती हैं। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। जो भी इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है, रजिस्टर होती हैं, उन्हें हम कंपनी कहते हैं। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या इससे पहले जो कंपनी लॉ थे उनके अंडर अगर कोई कंपनी रजिस्टर होगी तो उन्हें भी हम कंपनी कहेंगे। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, चीफ जस्टिस मार्शल के अनुसार अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल बीइंग है, रियल नहीं है, इनविजिबल है जिसे हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल है जिसे हम छू नहीं सकते, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, और वो केवल लॉ के विचारों में ही एग्जिस्ट करती है और कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी के अनुसार अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी एक ऐसी संस्था है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है लॉ में। विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल माने अप्राकृतिक पर्सन है। क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे लॉ ने बनाया है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, उसकी एक सेपरेट एंटिटी है। जैसे एक इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है सेपरेट, वैसे ही कंपनी की भी अपनी अलग एक एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है। विद अ प्रीपेचुअल सक्सेशन, प्रीपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी के डायरेक्टर के आने से, कंपनी के डायरेक्टर के जाने से, कंपनी के शेयर होल्डर के आने से, कंपनी के शेयर होल्डर के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीपेचुअल सक्सेशन वो चलती रहती है, चाहे कंपनी की डायरेक्टर की डेथ हो जाए, चाहे कंपनी के शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी जो है वो चलती रहती है। एंड अ कॉमन सील, कंपनी की एक कॉमन सील होती है। जैसे एक इंसान का एक साइन होता है, वैसे ही कंपनी की एक कॉमन सील होती है जिसको वो अपने डॉक्यूमेंट में ऑथेंटिकेट करने के लिए लगाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स माने विशेषता, कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी अलग, डायरेक्टर अलग। कंपनी को अलग माना जाता है, उसके डायरेक्टर को अलग माना जाता है, कंपनी के मेंबर्स को अलग माना जाता है और कंपनी को अलग माना जाता है। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर। व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर इट इज क्लोथ विद अ लीगल पर्सनैलिटी। जब कंपनी को रजिस्टर किया जाता है तो उसको एक लीगल पर्सनैलिटी बनाया जाता है। जैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही एक कंपनी की पर्सनैलिटी होती है कानून की नज़र में। इट्स एग्जिस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। उसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो मेंबर से बिल्कुल अलग होता है। मेंबर अलग और कंपनी अलग। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट एंड पावर एज अ ह्यूमन बीइंग। उसके पास सेम राइट होती है, उसके पास सेम पावर होती है जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग के पास होती है कानून की नज़र में। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, कंपनी जो है अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है। हैव ए बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट खोल सकती है। रेज लोन, किसी को लोन दे सकती है। इनकर लायबिलिटी, किसी से लायबिलिटी ले सकती है, किसी से लोन ले सकती है। एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इवन अ मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, जो कंपनी के मेंबर होते हैं वो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर डेप्ट ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर कैन शू इट एंड नॉट इट्स मेंबर। और कंपनी के डेप्ट के लिए, अगर कंपनी का उधार है तो कंपनी के क्रेडिटर ही इस पे केस कर सकते हैं, इसे शू कर सकते हैं, इसके मेंबर नहीं कर सकते। अगर जैसे किसी मेंबर मतलब शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर ने कोई शेयर लिया है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो कंपनी के मेंबर कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी पे केस नहीं कर सकता है कि इस शेयर की वैल्यू कम क्यों हो गई। मगर कंपनी के जो क्रेडिटर होते हैं वो कंपनी को शू कर सकते हैं। और कंपनी ने किसी से उधार ले रखा है या किसी से लोन ले रखा है तो कंपनी के क्रेडिटर कंपनी पे केस कर सकते हैं। ऑल्दो द कैपिटल एंड असेट आर कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर, हालांकि जो कैपिटल होती है और असेट होती है कंपनी की वो शेयर होल्डर द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है, मगर जो ऑनर होती है वो कंपनी होती है कैपिटल और असेट की। द शेयर होल्डर आर नॉट द प्राइवेट एंड जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ना तो प्राइवेट
कंपनी की प्रॉपर्टी के ना तो प्राइवेट ना ही जॉइंट ओनर होते हैं। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी की खुद ओनर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है उसमें मेंबर का कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है। इसके रिगार्डिंग एक केस है, मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925। जो मैकोरा जो थे उन्होंने एक कंपनी फॉर्म करी और उसके सारे शेयर उनके पास थे एक्सेप्ट वन, एक शेयर को छोड़ के उनके पास सारे शेयर थे। He was also a major creditor of the company. M insured the company's timber in his own name. जो मैकोरा जो थे उन्होंने कंपनी का स्टॉक जो एक लकड़ियां थी उनको अपने नाम से इंश्योरेंस करा लिया। उन्होंने सोचा कि कंपनी के ऑलमोस्ट सारे शेयर मेरे पास हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपने नाम से इंश्योरेंस ले लेता हूं। तो इसलिए उन्होंने अपने नाम से इंश्योरेंस करा लिया कंपनी के स्टॉक का। द टिम्बर वाज लॉस्ट इन फायर, और कुछ टाइम के बाद जो टिम्बर है, जो लकड़ियां हैं, उनमें आग लग गई। तो मैकोरा ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है, मुझे तो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैकोरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनसेशन। मैकोरा ने इंश्योरेंस कंपनसेशन क्लेम किया कंपनी से। कंपनी ने कहा ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट ले आइए, हम आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इंश्योरेंस दे देंगे। तो जब मैकोरा अपने डॉक्यूमेंट लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचे तो कंपनी ने देखा कि स्टॉक जो है वो कंपनी के नाम पे है, स्टॉक जो है वो कंपनी के नाम पे और इंश्योरेंस जो है वो मैकोरा के नाम पे है। तो उन्होंने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। मैकोरा ने इंश्योरेंस कंपनी पे केस कर दिया। तो कोर्ट का भी वही डिसीजन आया कि इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू हिम। इंश्योरेंस कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो मैकोरा को कोई पैसे दे, कोई भी इंश्योरेंस क्लेम उसका पास करे, क्योंकि कंपनी और मेंबर अलग अलग होते हैं। कंपनी को और कंपनी के शेयर होल्डर को अलग अलग माना गया है। कंपनी के स्टॉक पे शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं होता। इसलिए अगर ये इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर होता तो कंपनी को पूरा पैसा मिलता, मगर ये स्टॉक का इंश्योरेंस शेयर होल्डर के नाम पर है तो कंपनी को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद सेकंड पॉइंट है प्रीपेचुअल सक्सेशन। मेंबर में डाइज और चेंज। मेंबर के मर जाने से या मेंबर के चेंज हो जाने से, शेयर होल्डर के मर जाने से या शेयर होल्डर के चेंज हो जाने से कंपनी गोज ऑन, कंपनी जो है वो चलती रहेगी टिल इट बाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाई बाय द एक्ट। तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक्ट में जो लिखा है उसके हिसाब से अगर कंपनी को क्लोज नहीं करोगे तब तक कंपनी चलती रहेगी। सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो कंपनी है वो एक अप्राकृतिक पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे कानून ने बनाया है। लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। कानून इकलौता एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम कंपनी को क्लोज कर सकते हैं। थर्ड फीचर है कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है वो शेयर होल्डर से केवल उसके शेयर की वैल्यू ही मांग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती। मान लो कि आपके पास कंपनी का 10 रुपये का शेयर है और कंपनी ने आपसे 8 रुपये मांग लिए हैं और उसके बाद वो केवल बचे हुए 2 रुपये ही मांग सकती है, उससे ज़्यादा वो नहीं मांग सकती। 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये मांग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती। चाहे कंपनी के ऊपर कितनी भी उधारी हो, उससे शेयर होल्डर का कोई मतलब नहीं है। ऐसी कंपनी को कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि कंपनी के मेंबर पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि अगर कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम, लिक्विडेशन के टाइम पे अगर कोई लॉस होगा तो हम उस लॉस का पेमेंट करेंगे, मगर एक सर्टेन अमाउंट तक। वो पहले ही गारंटी दे देते हैं कि हम 5 लाख का अगर लॉस होगा 5 लाख तक का तो हम 5 लाख तक का भरेंगे। अगर मान लो कि कंपनी को 10 लाख का लॉस होता है तो कंपनी जो है ये क्लेम नहीं कर सकती कि आप 10 लाख रुपए पूरा भरो, उसने पहले ही गारंटी दे रखी है 5 लाख की। तो 5 लाख की गारंटी दी है तो 5 लाख रुपए ही वो मेंबर से ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, चाहे कंपनी को कितना भी लॉस हो जाए। नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है, जो लायबिलिटी होती है कंपनी की वो अनलिमिटेड होती है। जो
कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं, उनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। वाइंडिंग अप के टाइम पे मान लो कंपनी के पास लायबिलिटी है 10 लाख रुपए की और उसकी असेट है 5 लाख रुपए की, तो उसको बेच के केवल 5 लाख रुपए की पेमेंट कर सकते हैं हम अपनी लायबिलिटी की। मगर इसमें क्या होता है कि शेयर होल्डर्स के पर्सनल असेट भी सेल करे जाते हैं उसकी लायबिलिटी को पूरी करने के लिए। तो इसमें जितनी भी लायबिलिटी होगी उसको पे करनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को। नेक्स्ट फीचर है कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब अप्राकृतिक। ये नेचुरल बर्थ के थ्रू नहीं फॉर्म होती, इसको लीगली फॉर्म किया जाता है। ये क्रिएटेड बाय लॉ के द्वारा ही इसे फॉर्म किया जाता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होने के बावजूद भी इसके पास सारे राइट हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं, जैसे कि ये प्रॉपर्टी जो है परचेज कर सकती है, अपना बैंक अकाउंट खोल सकती है, किसी को लोन दे सकती है या किसी से लोन ले सकती है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और जो कंपनी के मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी शू एंड बी शूड। इसके ऊपर केस किया जा सकता है या किसी के ऊपर केस कर सकती है। मान लो इसकी पैसे किसी ने नहीं दिए कंपनी के, तो ये उसके ऊपर केस कर सकती है। या इसके ऊपर यार इसने कोई गलत काम किया है तो इसके ऊपर भी केस हो सकता है। किसी के पैसे रोक लिए हैं तो कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है। तो ये सारे काम कर सकती है जो कि एक नेचुरल पर्सन करता है। तो लॉ ने इसको पूरी पावर दी है कि ये सारे काम करे जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते कंपनी को जेल नहीं भेजा जा सकता, कंपनी कोई शपथ नहीं ले सकती, किसी से शादी नहीं कर सकती। और आर्टिफिशियल होने के नाते ही ये अपना काम खुद नहीं कर सकती, तो डायरेक्टर के थ्रू ही ये अपना काम करती है। डायरेक्टर किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए कॉमन सील का उपयोग करता है। नेक्स्ट फीचर है कंपनी का कॉमन सील। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर कॉमन सील होता है, विच इज अफिक्स बाय द ऑथराइज पर्सन ऑफ द कंपनी। जो कि ऑथराइज पर्सन जो भी कंपनी का होता है वो उसे अफिक्स करता है। एवरी डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट में, कंपनी के हर डॉक्यूमेंट में जो ऑथराइज पर्सन होता है वो उसे अफिक्स करता है ताकि उसे डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट किया जा सके। The Companies Amendment Act 2015 has made the common seal optional। जो अमेंडमेंट आया था 2015 में कंपनीज एक्ट के, उसमें कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया है। इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करने के लिए उसको 2 डायरेक्टर के साइन लगेंगे या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन लगेंगे, अगर उस कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe for motivation.